आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये बहुत ही फेमस कह सकते हैं एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। उन्होंने इसे कई चरणों में बांटा है तथा बताया है कि बालक का किस प्रकार से विकास होता है। उसके जो संज्ञानात्मक जो उसके संज्ञान का विकास है, संज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि उसके सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता है, उसका विकास आखिर किस किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने इस पर विशेष रूप से या विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया है। तो इनकी जो थ्योरी है बहुत ही फेमस है, या बहुत सारे सीटेट हो गया या आपके बीएड हो गया, तो ये और अन्य अन्य जो टीचिंग एग्जाम्स है तो उसमें एज अ सीडीपी के तौर पे पूछा जाता है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं आज की। जीन पियाजे क्या है? एक स्विस मनोवैज्ञानिक, एक कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत दिया कि आखिर बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं और तर्क करते हैं। तो उस पर इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दिया, हमें एक सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि बच्चे केवल वयस्कों की छोटी प्रतिलिपियां नहीं हैं, बल्कि वे दुनिया को एक अलग और अद्वितीय तरीके से देखते और समझते हैं। तो उनका क्या कहना था कि जैसे कि हम लोग सिर्फ ये समझें कि वयस्क ही जो सोचते हैं, समझते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं वो भी एक दुनिया को एक अलग रास्ता या फिर अलग सोच या अलग तर्क वितर्क देने का जो शक्ति है वह रखते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका कहना है कि बच्चे क्या है, वातावरण से जो सक्रिय मतलब एक तरीके से एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चरणों में होती है। और ये क्या मानती है कि यह जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। और उन्होंने अपने सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा है, क्योंकि यह बताता है कि ज्ञान का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में कैसे बदलता है और परिष्कृत होता है। तो इनका जो सिद्धांत है वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम लोगों ने भी चर्चा किया। तो इसमें क्या है कि यह बताते हैं कि प्रत्येक अवस्था में क्या है, जो ज्ञान या सोचने का या जो कॉग्निटिव हमारा डेवलपमेंट है वह बदलता रहता है और उसमें परिष्कृत होता रहता है। मतलब उसमें परिष्कृत का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ और एडिशनली ऐड होते रहता है, कुछ अच्छा ऐड होते होते उसमें और श्रेष्ठता आती है, मतलब उसमें उच्चता आती है। आगे देखते हैं कि इनके कुछ सिद्धांत हैं, उनकी कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं, कुछ की कंसेप्ट हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, इस जो थ्योरी में कुछ कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहला स्कीमा। तो स्कीमा क्या है कि इस एक तरीके से जहाँ जानकारियाँ हमारी एकत्रित होती है तो वो स्कीमा कहलाती है। और विस्तार में अगर इसको समझे तो यह जानकारी और अनुभवों को क्या करती है, व्यवस्थित करने के लिए मन में बनी एक मानसिक संरचना या रूपरेखा होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक शिशु के लिए, जैसे कि वह सिर्फ जब दूध पीने की बात आती है तो चूसने की जो स्कीमा हो सकता है, जो उसे बोतल, अंगूठा या खिलौना चूसने में क्या करता है, मदद करता है। तो उसके जो स्कीमा है उसमें क्या फिट है कि मान लीजिए कुछ भी अगर शिशु को हम सामान देंगे तो उसे ऐसे क्या, उसे लगेगा कि ये फीडिंग का सामान है, उसे वो पीने की कोशिश करेगा। तो उसके जो स्कीमा है उसमें जो फीडिंग का जो मीनिंग है वो उसमें रखा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके स्कीमा और अधिक जटिल होते जाते हैं। तो जिस प्रकार से बालक जैसे अ, अभी जैसे कि बालक भी शैशवावस्था में है, और जब वह बाल्यावस्था में जाता है, फिर वयस्क में जाता है, तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ता जाता है तो उसके स्कीमा में क्या होता है, उसके स्कीमा में परिवर्तन आता है, वो और अधिक जटिल होता है। जटिल होने का मतलब क्या है कि वह चीज़ों को और ऐड कर पाता है और उसको समझ पाता है। अब दूसरा है अनुकूलन, एडाप्टेशन।
तो एडाप्टेशन आप समझते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, अपने आप को वातावरण के साथ समायोजन करता है, एडाप्ट करता है, मतलब अपने आप को समायोजन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं नए जगह पे जाते हैं, एज आप स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप पढ़ाई के लिए गए और वहाँ का जो खाना पीना है आपके लिए नया हो सकता है, या वहाँ के जो लोग हैं वो नए हो सकते हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को वहाँ पे ढाल लिए। तो एक तरीके से यह एडाप्टेशन हो गया। और एडाप्टेशन में ही कुछ और इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मसातकरण, जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो एसिमिलेशन जिसे हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं, इसका है जैसे कि नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। कोई अगर नई जानकारी, तो जो हमारा स्कीमा है उसमें जो नॉलेज है उसमें उसको फिट करना। जैसे कि एक बच्चा जिसने कुत्ते को देखा है वह किसी भी चार पैर वाले जानवर को कुत्ता कह सकता है। तो ये क्या है, आत्मसात उसने जो देखा उसको आत्मसात कर लिया कि चार पैर वाले जितने होंगे वो सब कुत्ते ही होंगे। तो उसने ये आत्मसात कर लिया। अब समायोजन क्या है, एकोमोडेशन। कि एकोमोडेशन का तात्पर्य है कि जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती है तो स्कीमा को बदलना या एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल पे समझते हैं, तौर पे इसको समायोजन क्या है कि जब बच्चे को बताया जाता है कि वह चार पैर वाला वह जानवर कुत्ता नहीं है, बिल्ली है, तो वह बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाता है। तो वो क्या करता है कि पुरानी ही जानकारी में संशोधन करना है। एक तरीके से समायोजन का क्या मतलब होगा कि पुरानी जानकारी में अपना पुरानी जो हमारे अंदर जानकारी है या उसमें कुछ त्रुटि रह गई है या फिर जो सही है उसको सही करना, तो ये समायोजन हो जाता है। जैसे कि एसिमिलेशन में, आत्मसातकरण में, जहाँ बालक चार पैर वालों को कुत्ता ही कह रहा था, बट यहाँ पे समायोजन में क्या होगा कि चार पैर वाला बिल्ली भी हो सकता है, तो इस चीज़ को वो एकोमोडेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों मीनिंग्स को समझा। फिर समायोजन भी देख लिया हम लोगों ने। अब है सामीकरण कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि यह आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि एक तरीके से जो समायोजन है, जो आत्मसातकरण है, जो एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन है, इसके बीच क्या करना है, एक तरीके से संतुलन बनाना, मेंटेन करना। इनके जो दायरे हैं, इनके बीच जो दूरियां हैं उसको मेंटेन करना। जैसे कि जब बच्चा अपने वातावरण को बच्चा जब बच्चा अपने वातावरण को अपनी मौजूदा स्कीमाओं से समझ पाता है तो वह साम्य अवस्था में होता है। जैसे कि जब वो स्कीमा में जो चीज़ें हैं उसके, जैसे कि वो चार पैर जिसके हैं वह कुत्ता है, तो वह उसकी स्कीमा में ये फिट है। ठीक, तो उसमें क्या है, वह साम्य अवस्था में है। बट जब नई जानकारी उसे मिलती है तो उसके स्कीमा में मेल नहीं खा पाती है। मान लीजिए चार पैर वाला उस बालक ने बिल्ली को देख लिया, तो अब उसकी स्कीमा में क्या वो मैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी उसकी स्कीमा में क्या फिट है, उसकी स्कीमा में फिट है कि जो चार पैर वाले होते हैं वो कुत्ते होते हैं, बट उसने चार पैर वाले बिल्ली को भी देख लिया। तो जब इसके बीच संतुलन नहीं बन पाता है तो उसे हम लोग डिसइक्विलिब्रियम कह देंगे, है ना, जहाँ पर असंतुलन की भावना महसूस करता है बालक, है ना, कि कुत्ता और बिल्ली में अंतर नहीं कर पाता है। बट जब उनके बीच वह उस संतुलन को स्थापित कर लेता है कि हाँ, चार पैर वाले कुत्ते हैं, फिर चार पैर वाले बिल्ली भी हो सकते हैं, तो वो सामीकरण हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आई होप ये कीवर्ड्स आप लोग समझ सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं कि स्कीमा क्या है, जहाँ पे जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। फिर अनुकूलन क्या है कि अपने आप को ढालना, चाहे जैसा वातावरण हो या कुछ खाने पीने की चीज़ हो, तो उसको अपने आप को उसमें एडाप्ट कर देना, अपने आप को ढाल देना। और आत्मसातकरण क्या है कि कोई अपने आप नई जानकारी को जब आप अपने स्कीमा में फिट कर रहे हो तो वो आत्मसातकरण हो गया। ठीक, जैसे आपने चार पैर वाले कुत्ते को देखा तो ये आपके स्कीमा में फिट हो गया, ये आत्मसात हो गया। अब समायोजन क्या है, समायोजन का मतलब है कि मौजूदा जो स्कीमा है उसमें कुछ नई जानकारी को ऐड करना। जैसे कि चार पैर वाला कुत्ता आपने देखा, बट चार पैर वाला आपने घोड़ा भी देख लिया, तो क्या है, अब नया जानकारी आपने उसको समायोज किया। अब इक्विलिब्रियम क्या है कि अब दोनों के बीच में संतुलन बनाना है। कि मान लीजिए आपने कुछ पुरानी चीज़ें देखी थी, जहाँ चार पैर वाले कुत्ते को देखा, फिर एक चार पैर वाले घोड़े को देखा, तो आप इन दोनों के बीच में अब संतुलन बनाएंगे। चार पैर वाला कुत्ता भी हो सकता है, चार पैर वाला घोड़ा भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे सामीकरण कर लिया, इक्विलिब्रियम कर लिया। ठीक, तो ये की पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के चार चरण। तो
अब आ जाते हैं हम लोग पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, उन्होंने क्या किया है, इसको 4 चरण में बाँटा है, ठीक है? जो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने 4 चरणों में बाँटा है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। आइए इनको और विस्तार से समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या-क्या होता है और क्या नहीं होता है एग्जाम्पल से। पहला है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पे आप लोग सेंस, यहाँ से सेंसेस से आप लोग लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा कि किस प्रकार से यह होगा। तो यह इसकी आयु क्या रखी गई, इसकी आयु की सीमा 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक इसके अंतर्गत जो बालक है वह आते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इस अवस्था में जो शिशु है अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय कौन से, सेंसांद्र हमारा, जैसे कि देखना हो गया, आँखों द्वारा सुनना हो गया, कान के द्वारा छूना हो गया, अपने स्किल्स के द्वारा, या फिर टेस्ट करना हो गया जीभ के द्वारा, या फिर शारीरिक गतिविधियाँ हो गई, जैसे कि पकड़ना हो गया, भागना हो गया। तो इसके माध्यम से क्या करता है बालक, जो सीखने का है वह प्रयास करता है। मतलब वह सेंस ऑर्गन से, जो छोटा बालक है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जब बालक रहता है, तो वो क्या करता है अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से या शारीरिक गतिविधियों को करके क्या करता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अब इसमें विशेषताएं क्या है कि इसमें इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व, या जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, इसकी जो इसके चरण के अंत में धीरे-धीरे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, 2 साल की अवस्था तक आता है, तो बच्चे यह समझना शुरू कर देते हैं कि जब कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही हो, तो तब भी उसका क्या है, अस्तित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, आपने उसको मान लीजिए मोबाइल दिखाया, फिर उसको छुपा दिया, तो कहीं न कहीं अब वो बालक क्या करेगा, उस मोबाइल को खोजने की कोशिश करेगा, या फिर उसके दिमाग में यह फिट हो जाएगा कि इसका अस्तित्व है। तो यही क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, कि कहीं न कहीं ये चीज़ अस्तित्व इसका होता है। तो जैसे कि जो दिखता है वही होता है, कि सोच इसमें आ जाती है कि जो दिख रहा है वही होता ही है। तो इस तरह की सोच क्या होती है, संवेदीगामक अवस्था में आ जाती है। और इसी अवस्था में क्या है, बालक अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बालक या फिर जो भी बालिकाएं हैं जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, तो वह इमिटेट का मतलब अनुकरण, जैसा कि आप जैसा करोगे तो वैसा ही वह इमिटेट करके या उसका अनुकरण करके वो करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप उनको अगर कुछ भी बोलिएगा, आप अगर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं व्यवहारिक रूप से, जो बालक या बालिकाएं 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, यदि आप उनको कुछ कहेंगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ों को रिपीट करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा मूवमेंट करेंगे तो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। तो इसे अनुकरण या अनुकरण जो अवस्था है ये कहा गया या इसी में होता है। फिर अब दूसरा देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहला था सेंसरी मोटर, जहाँ सेंसेस के द्वारा सीख रहा है बालक, ठीक है? जहाँ पे सेंसेस के द्वारा दुनिया को समझ रहा है, सीख रहा है, ठीक। अब अपने कॉग्निटिव जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो कर रहा है, अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, सोचने समझने तर्क करने का जो विकास है सेंसेस के माध्यम से कर रहा है। अब दूसरे में क्या है, प्री ऑपरेशन स्टेज, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह इसकी आयु क्या रखी गई, 2 से 7 वर्ष तक रखा गया है, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसकी क्या विशेषताएं हैं कि अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था इसे कहते हैं, ठीक। बट इससे पहले जानते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि प्रतीकात्मक सोच या सिंबॉलिक थॉट क्या होते हैं उनके अंतर्गत, उनके अंदर विकसित होते रहते हैं। वे वस्तुओं और विचारों को क्या है, शब्दों और छवियों के माध्यम से दर्शाना शुरू कर देते हैं। कि मान लीजिए कोई भी सिंबल है ना, तो सिंबल के द्वारा वह उन शब्दों को या उसके छवि को बनाना शुरू कर देते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने संज्ञान में। और इसमें क्या विशेषता है कि यह अहम केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म, कि इस चरण में जो बालक है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वह अपने दृष्टिकोण से ही नहीं सोचता है, बल्कि यह नहीं समझ पाते कि दूसरे लोग अलग तरह से सोच सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो कह दिया वही कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। उनके अंदर कहीं न कहीं ईगोसेंट्रिज्म की भावना देखी जाती है कि मैं जो कहूँ वही सही है, और वह दूसरों की बातें बिल्कुल नहीं समझ पाता है, ना सोच सकता है। सोचता भी है बट उसके अंदर क्या है, ईगोसेंट्रिज्म की भावना रहती है। फिर इसी पूर्व संक्रात्मक में जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, वह जीवात्मवाद या जिसे एनिमिज्म कहते हैं। तो
जीवात्मवाद का क्या मतलब है, एनिमीज का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि छोटे बालक जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, ये स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे को अगर जैसे कि मान लीजिए कहीं दरवाजे में चोट लग जाता है, तो यदि आप दरवाजे को जब आप अपने या माता पिता उसके बालक के या उस बच्चे के जब दरवाजे को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं और उसको जब वो मारते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है, एक जीववाद का जो है आ, विकास होता है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते हैं ना, सिंपल सी बात है। एनिमीज का मतलब है कि जो निर्जीव वस्तु है उसे वह सजीव मानते हैं और उन्हें भावनाएं और इरादे देते हैं, जैसे कि बादल मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इस तरह की वह बातें करते हैं बालक की, बादल मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और इस अवस्था में क्या है कि अब संरक्षण का अभाव होता है, यानी वे यह नहीं समझ पाते हैं कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा या द्रव्यमान या आयतन समान रह सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप उनके सामने क्या कीजिएगा कि आप 10 का यदि उनको सिक्का एक तरीके से दे रहे हैं और 100 का नोट दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो 10 का सिक्का है जो भारी लगेगा उनको, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और नोट नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो उस मात्रा को समझ नहीं पाता है। और मान लीजिए जैसे कि उनको आप दूध पीने के लिए देते हैं गिलास में, तो अगर आप उस गिलास का जो आयतन है या द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है, तो उसमें वह डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो कंडीशंस है वह पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो पहले हम लोगों ने संवेदीगामक अवस्था देखा, जिसमें इसकी क्या विशेषता है कि बालक सेंसेस के माध्यम से सीखने लगता है और वह इमिटेट करता है, अनुकरण भी करता है, जो जैसा करेगा वो वैसा उसको दोहराता है। और दूसरा क्या है, अब इसमें पूर्व संख्यात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है, बालक के अंदर अहम केंद्रिता की भावना आ जाती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैंने कहा वही सही है, इस तरह की भावना आती है। और जीवात्मवाद की या एनिमिज्म की, निर्जीव चीज़ों को वह सजीव समझते हैं। और कंजर्वेशन का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। अभाव का क्या मतलब, वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि ज़्यादा क्या है कम क्या है, और कहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा है और आयतन कम है या समान है, इस तरह का विभेद वो नहीं कर पाते हैं। अब अगला है तीसरा स्टेज की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज की जो आयु है वह 7 से 11 वर्ष तक रखा गया, जिसे हम लोग स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं या स्कूल एज भी कहते हैं। और इस अवस्था में क्या है, बच्चे तार्किक, और जब बालक क्या है अब तो स्कूल में जाएगा तो उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे अब जो तार्किकता हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, वह धीरे धीरे उसको एक व्यवस्थित रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह सोच क्या है, एक मूर्त मूर्त अवस्था में रहती है। जैसे कि मान लीजिए मूर्त का क्या मतलब है, वह जिस चीज़ को देखते हैं उसी चीज़ को सिर्फ अनुभव कर पाते हैं, मतलब उनके सामने जो घटना घटित होगी वहीं तक वह सीमित रह पाते हैं। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से एक्स्ट्रा नहीं अपने जो दिमाग में है कल्पनाएं कर सकते हैं, जो सामने दिखेगा बस उसी के विषय में वह सोच सकते हैं या कर सकते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं कि अब इसमें कंजर्वेशन है ना, इसमें क्या है, जो संरक्षण है उसका जो अभाव है, अब जो बड़ मतलब कि कम नहीं होता, अब ठीक ठाक होने लगता है ना। संरक्षण का इसमें भाव क्या होता है, ठीक होने लगता है कि बच्चे यह समझना सीख जाते हैं कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी क्या है, उसकी मात्रा या आयतन समान रहता है। तो पिछले वाले स्टेज में क्या था, जो जो पिछले वाले स्टेज में गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ पे आके क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पिछले वाले स्टेज में बालक अंतर नहीं कर पाया था कि नोट और सिक्कों में अंतर नहीं कर पा रहा था, या गिलास में रखी हुई चीज़ों का अंतर नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे क्या है, उन सब चीज़ों को वह अंतर करना शुरू कर देता है। और फिर क्या है, श्रेणीबद्धता की श्रेयेशन, कि वे वस्तुओं को उनके गुणों जैसे लंबाई या चौड़ाई या वजन के अनुसार क्या है, क्रम में लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है। या उनको क्या करता है, एक तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में वह समझना शुरू कर देते हैं। और फिर इसमें एक और इसकी विशेषता है कि यहाँ विकेंद्रीकरण डिसेंट्रेशन का, जैसे कि इसमें क्या विशेषता है कि यह विकेंद्रीकरण, कि बच्चे अब एक साथ एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मतलब क्या है कि वह कई सारे चीज़ों पे क्या है, कंसंट्रेट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या है, वे अहम केंद्रिता से बाहर निकल आते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिछले में क्या था, ईगोसेंट्रिज्म की भावना आ रही थी, जहाँ पर बालक स्वयं को ही सब कुछ समझ रहा था, बट यहाँ क्या है, उससे वह बाहर आ जाता है। तो यह तीसरी अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
अब चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें और ग्रोथ हो जाएगा। इसका आज आप जब एज देखेंगे, यह 11 वर्ष से अधिक जो बालक है उसके अंतर्गत यह देखे जाते हैं। जैसे इसकी क्या विशेषता है कि यह संज्ञानात्मक विकास का क्या है, उच्चतम चरण है ना। क्यों? अब क्योंकि अब जो संज्ञान का विकास है वो क्या बताया गया था स्टार्टिंग में कि वो जटिल रूप धीरे धीरे विकास दर विकास धारण करते जाता है। तो अब ये चौथा स्टेज है, लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे जो संज्ञान का विकास है वो थोड़ा और उच्चतम श्रेणी पे आ जाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या है, अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग विकसित कर सकता है। इससे क्या मतलब है कि वह चीज़ों, कई सारे ऐसे चीज़ों को देख करके उसके विषय में कल्पनाएं कर सकता है। उसके बारे में वह मान लीजिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकता है, नियम के माध्यम से समझ सकता है। पहले एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो वो भी समझ सकता है। तो इस तरह का क्या उसमें जो थिंकिंग का विकास है वह होने लगता है कि बच्चे बिना किसी जो भी मान लीजिए कोई, पहले हम लोग उनको कुछ दिखा करके उसके बारे में पूछ रहे थे, बट अगर हम उसको अब नहीं दिखाएंगे तो वो कल्पना करके उसको बता सकते हैं। तो इस तरह की क्या होती है, उसमें स्वतंत्रता की या न्याय की जो सोचने की जो क्षमताएं हैं वह उसमें विकसित होने लग सकती हैं। और वे वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करना शुरू कर देते हैं। और जो बहुत सारे परिकल्पनाएं हैं या फिर हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उनका परीक्षण कर सकते हैं। मतलब हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, यहाँ परिकल्पनाएं का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई उनको समस्या दी जाती है तो उस समस्या का आखिर क्या समाधान हो सकता है वह निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि उनकी समस्या ये है कि वह स्कूल में लेट से आ रहे हैं सुबह में, ठीक है। तो अब उस समस्या पे क्या है, वह अब उस समस्या के बारे में सोचेंगे और धीरे धीरे उस समस्या का कुछ कुछ समाधान निकालेंगे कि मैं लेट क्यों आ रहा हूँ, उस पर सोचेंगे, इस तरह से करूँगा, जल्दी में बस पकड़ लूँगा तो जल्दी आ सकता हूँ, या टेम्पू से आ जाऊँगा तो जल्दी आ सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, परिकल्पनाएं बना सकते हैं और उस पर क्या करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं। तो इस चरण में क्या भविष्य के बारे में जैसे सोचना हो गया, ये योजना बनाना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, क्योंकि वह सोचने की शक्ति इसमें आ जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि कौन कौन सा था स्टेज। पहला था संवेदी गामक अवस्था। 4 स्टेजेस थे। सेंसरी मोटर है पहला स्टेज, जिसमें इसकी क्या विशेषता है कि बालक चीज़ों को देख करके अपने सेंसेस के माध्यम से सीखना शुरू कर देते हैं और इमिटेट करके भी सीखते हैं, अपने संज्ञानात्मक का विकास करते हैं। फिर दूसरा स्टेज था प्री ऑपरेशनल, जिसकी अवस्था थी 2 से 7 वर्ष। इसमें अहम केंद्रिता की भावना आती है और जीववाद मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव समझते हैं, और कंजर्वेशन का जो अभाव हो जाता है, अभाव का मतलब वह जो छोटा बड़ा है, घट रहा है बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। फिर था तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जो सामने चीज़ रखी रहेंगी वह उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मूर्त का यही मतलब है कि जो सामने चीज़ रखी है उसके बारे में सोचना समझना। या फिर मान लीजिए कुछ और वहाँ पे गिलास या बॉटल्स रखे हैं, या फिर एक गिलास में पानी थोड़ा ज़्यादा है कम है, तो इन सब चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कंजर्वेशन का जो भाव है वो आ जाता है। ठीक, पिछले वाले में अभाव हो रहा था बट यहाँ पे वो पूर्ति हो जाता है। फिर चौथा औपचारिक संक्रियात्मक, ये सबसे लास्ट स्टेज है, यहाँ उच्चतम स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी विशेषताएं हैं कि बालक अब अमूर्त जो चिंतन है, जो सोच है वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी समस्या है तो उसका वो समाधान अपने मस्तिष्क में सोच करके कर सकते हैं। तो यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया। अब नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। तो कई सारे पियाजे का सिद्धांत तो बहुत प्रभावशाली रहा है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। बट ये फेमस बहुत रहा है, अभी भी चल ही रहा है। हर एक एग्जाम हो गया, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, या कहीं भी कोई भी टेट दीजिएगा आप, ये तो ये सीडीपी में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसकी क्या आलोचना की गई कि उम्र की सीमाएं, कि कई शोधों से क्या पता चलता है कि बच्चे पियाजे द्वारा बताई गई उम्र से पहले ही कुछ संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं। कि बालक क्या है कि बहुत सारे ऐसे बालक भी होते हैं कि जो इन्होंने क्या किया, स्टेज वाइज डिवाइड किया कि इस स्टेज में इस उम्र के बच्चे का इतना संज्ञानात्मक विकास होता है। बट कई बार क्या देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इनकी जो अवस्था बताई गई उससे पहले ही हो जाती है। तो यहाँ उम्र की जो सीमाएं बताई गई इसका आलोचना किया गया। फिर सांस्कृतिक प्रभाव की उपेक्षा की, पियाजे ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व को क्या किया है, कम करके आंका है। तो वहीं लेवाइगोस्की ने क्या किया है, जैसे लेवाइगोस्की ने क्या किया है, तर्क दिया है कि सामाजिक अंतःक्रिया है और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। मतलब क्लियर है कि जो पियाजे का कहना है कि जो समाज है उसका कम भूमिका होता है बालक के संज्ञानात्मक विकास में, और लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि नहीं, जो बालक है वह समाज से अंतःक्रिया करके समाज के बीच में जाकर के अपने संज्ञान का विकास करता है। तो इसलिए इसकी आलोचना होगी कि
या ये मतलब एक तरीके से यह जो सांस्कृतिक प्रभाव की क्या करता है, उपेक्षा करता है कि संस्कृति में बालक रह करके नहीं सीख सकता, इनका ये कहना है। फिर तीसरा है निरंतरता बनाम चरणबद्धता, कि कुछ आलोचकों का मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, कुछ कुछ आलोचकों का क्या मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एक सतत प्रक्रिया है, ना कि पियाजे द्वारा वर्णित असतत चरणों की एक श्रृंखला है। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है यह मानते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, बल्कि जो पियाजे हैं वो इसे जो डेवलपमेंट है उसको डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, तो इसलिए इनकी आलोचना की गई है। कर लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और उन्होंने कुछ अवधारणाएं दी हैं, जैसे कि स्कीमा हो गया। स्कीमे का मतलब हो गया जहाँ आप लोग ज्ञान के भंडार को रखते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने जो भी विचार हो गए, तर्क हो मतलब विचार हो गए या ज्ञान हो गए, उसको रखते इकट्ठा करते हो, स्कीमा है। फिर अनुकूलन एक वर्ड का यूज किया था, जिसका क्या मतलब है कि अपने को समायोजन करना, अपने आप को एडॉप्ट कर लेना। फिर आत्मसात क्या है कि कुछ नई जानकारी इकट्ठा कर लेना, और समायोजन क्या है या एकोमोडेशन क्या है कि उस नई जानकारी में अब कुछ संशोधन करके उस नई जानकारी को और नया बना देना। ठीक, समायोजन हो गया। और सामीकरण क्या है, इन दोनों के बीच में जब जो भी दिक्कतें आ रही है, दूरी आ रही है, उसको कम कर देना। ठीक, जब समायोजन करते हैं और आत्मसात के बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको हम सामीकरण इक्विलिब्रियम के द्वारा संतुलन बनाते हैं। फिर इनके विकास के चरण दिए, 4 चरण दिए, इसमें सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, फिर कॉन्क्रीट हो गया और फॉर्मल हो गया। तो संवेदी सेंसर, जिसे पहला संवेदी गामक है या सेंसरी मोटर, जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था, सेंस के माध्यम से, जो अपने ज्ञान इंद्रिय उसके माध्यम से सीख रहा था और इमिटेट करके चीज़ों को सीख करके अपने संज्ञान का विकास कर रहा था। और दूसरा क्या था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे बालक क्या कर रहा था कि जो सिंबॉलिक थॉट है, प्रतीकात्मक सोच का उसमें विकास होता है, और वो बालक क्या होता है, अहम केंद्रिता आ जाता है, उसके अंदर ईगो की एक भाव आ जाती है। और ये भी भाव आ जाता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें जान होता है, लेकिन वहीं पर जो कंजर्वेशन है उसका अभाव हो जाता है कि कौन सी छोटी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, असेंडिंग डिसेंडिंग इन सब चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे वो तीसरे स्टेज में आते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था, स्कूल की अवस्था है, तो जो जो वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, जैसे कि उनके अंदर संरक्षण का भाव हो जाता है, अदलने बदलने की मात्रा, असेंडिंग डिसेंडिंग, इन सबको समझ पाते हैं और चीज़ों को श्रेणीबद्ध या फिर क्रम अनुसार लगाना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेज था, जो लास्ट, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 11 वर्ष से प्लस है, यहाँ पे जो संज्ञान का विकास है, जो सोचने समझने की तर्क करने की क्षमता है, वो यहाँ पे उच्चतम चरण पे आ जाता है। इसमें बालक क्या करता है, कोई भी समस्या का अपने मस्तिष्क में उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक मैंने रिवीजन कर दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।